गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों। कृष्णनाथ द्वारा रचित स्पीति में बारिश जो चैप्टर है, इसमें आप आज इसका चौथा पार्ट पढ़ेंगे। 3 भागों में आपने पढ़ा कि लाहौल स्पीति जिले की एक तहसील है। प्राचीन काल में यह भारत के साम्राज्यों का एक अनाम अंग थी। साम्राज्य टूटने के बाद ये स्वतंत्र हो गए। मध्य युग में यह लद्दाख मंडल, कुल्लू मंडल के अधीन हुई। इस युग में भी यह स्वतंत्र ही रही और इसकी आज़ादी का कारण है भूगोल ही इसका रक्षक और भूगोल ही इसका संहारक। इस प्रकार से आप पढ़ पा रहे हैं कि इनकी जो जनसंख्या है वो प्रति वर्ग किलोमीटर में 4 व्यक्ति रहते हैं। यहाँ ब्रिटिश काल में था, वैसा ही स्वतंत्रता काल में हमें मिला। यहाँ के लोग असिस्टेंट कमिश्नर नौनों को अपना राज्य मानते हैं। लाहौर स्पीति के प्रशासन के अधिकार स्थानीय शासक को ही दिए गए थे। उसका काम जो था वो मालगुजारी इकट्ठा करना और छोटे छोटे फौजदारी मुकदमों का फैसला करना। पंजाब राज्य का एक अलग जिला बना दिया गया इसे आज़ादी के बाद। हिमाचल प्रदेश पंजाब से जब अलग हुआ तो यह उसका उत्तर का जिला बना था बेटा। स्पीति नदी हिमालय से निकलकर पूर्व की ओर तिब्बत में बहती हुई सतलुज में आकर जो मिल जाती है। चारों ओर इसके ऊंचे पर्वत हैं जो इसे अन्य देश से अलग करते हैं संसार से। हिमालय के लोग केवल इसकी तलहटी को जानते हैं। इसकी घाटियां मध्य हिमालय में हैं। इसकी औसत ऊंचाई जो हो वो 13,000 फीट है। मानस श्रेणी यहाँ पाई जाती हैं जिनमें बौद्ध लामाओं ने निरंतर जाप किया था। यहाँ की 2 चोटियों की 21,000 से भी अधिक ऊंचाई है। असंख्य छोटी छोटी चोटियाँ भी हैं। 20,000 फीट से अधिक ऊंची चोटियाँ बाहरी हिमालय में पाई जाती हैं। यहाँ पर जाना तो मानो मृत्यु को निमंत्रण देना है। लेखक की इच्छा है कि विभिन्न देशों के लोग यहाँ की चोटियों पर विजय प्राप्त करें और उसके बाद ये बताया कि यहाँ केवल 2 ही लोग रहते हैं। 2 ही प्रकार की ऋतुएं होती हैं स्पीति में। जून से दिसंबर तक वसंत ऋतु होती है और बाकी महीनों में शीत ऋतु पाई जाती है। बसंत में दिन गर्म और रातें ठंडी होती हैं, लेकिन यहाँ न तो फूल होते हैं और न ही हरियाली। अधिक ठंड के कारण यहाँ पानी जम जाता है। ठंडी तेज हवाएं हाथों और मुंह पर, जो शरीर का कुछ भी हिस्सा जो बाहर बिना ढके रह जाता है उसमें कांटे के समान चुभना शुरू कर देती हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि आज जो चौथा भाग है इसका, उसमें हम पढ़ेंगे कि स्पीति में लाहौल की अपेक्षा कम वर्षा होती है। मध्य हिमालय में मानसून का आगमन नहीं होता है। इसी प्रकार से यहाँ के पुरुष और नारी वर्षा के कारण प्राकृतिक और प्राणियों पर पड़ने वाले प्रभाव को नहीं जान पाते हैं कि वर्षा के कारण क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वर्षा यहाँ न के बराबर होती है। और जब हम वर्षा का गुणगान करते हैं तो इनके लिए एक विचित्र सा लगता है। तो चौथे भाग में आज जल की फुहारों से भरे बादलों के मतवाले हाथी पर चढ़ा हुआ, चमकती हुई बिजलियों की झंडियों को फहराता हुआ और बादलों की गरज के नगाड़े बजाता हुआ यह कामीजनों का प्रिय पावस राजाओं का सा ठाठ बाट बना कर आ पहुंचा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बताया कि किस प्रकार से जिनके अंदर कामुकता की भावना ज़्यादा होती है, कामीजन यहाँ कामुकता का भाव प्रकट करना होता है कि जब बरसात का मौसम होता है तो प्रत्येक में एक अलग तरह का रंग रूप, आकार, प्रकार और एक विशेष उत्साह छा जाता है।
तो ये दिखाया है, यह पावस ऋतु यहाँ नहीं पहुँचता है। कालिदास जी की वर्षा की शोभा विंध्याचल में है, विंध्याचल में हमें देखने को मिलती है। लाहुल हिमाचल की इन मध्य की घाटियों में नहीं है वो शोभा। मैं नहीं जानता कि इसका लालित्य या सुंदरता लाहुल स्पीति के नर नारी समझ भी पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे। वर्षा उनके संवेदन का अंग नहीं है, अर्थात वे अपने शरीर से किसी भी हिस्से से उसको संवेदन महसूस नहीं कर सकते हैं, उनमें संवेदना नहीं जाग सकती है वर्षा के कारण। तो इस प्रकार से उनका जो लालित्य है, जो पावस ऋतु का, वो लालित्य ये नहीं समझ पाते हैं। वे नहीं जानते कि बरसात में नदियाँ बहती हैं, बादल बरसते हैं, मस्त हाथी चिंगाड़ते हैं, जंगल हरे भरे हो जाते हैं। किस प्रकार से बताया है कि जब बरसात होती है तो किस प्रकार से नदियों में पानी बहने लगता है, बादल बरसते हैं, मस्त हाथी चिंगाड़ते हैं, जंगल हरे भरे हो जाते हैं। अपने प्यारों से बिछड़ी हुई स्त्रियां रोती कलपती हैं, अर्थात रोने लग जाती हैं वो अपने लोगों से बिछड़े हुए जो औरतें होती हैं। मोर नाचने लगते हैं और बंदर चुप मारकर गुफाओं में जा छिपते हैं, अर्थात बरसात के मौसम में, बरसात से बचने के लिए। तो इसी प्रकार से पावस ऋतु के बारे में बताया है कि एक अलग तरह का उमंग जो है प्रत्येक जीव प्राणी प्रकृति में जाग जाता है, ठीक है। और वे लोग जो हैं, स्पीति के लोग, उस बरसात के मौसम के बारे में या पावस ऋतु के बारे में नहीं जानते, क्योंकि वहाँ पावस ऋतु होती ही नहीं है। अगर कालिदास यहाँ आकर कहे कि अपने बहुत से सुंदर गुणों से सुहाने लगने वाली, स्त्रियों का जी खिलाने वाली, पेड़ों की टहनियाँ और बेलों की सच्ची सखी और सभी जीवों का प्राण बनी हुई वर्षा ऋतु आपके मन को सब साधे पूरी करे, अर्थात सब साधना पूरी करे, आपके मन की सब साधना पूरी करे। वर्षा ऋतु के बारे में कहा गया है कि वह सभी गुणों से सुंदर है, स्त्रियों को खुश करने वाली होती है वर्षा ऋतु। पेड़ों की टहनियाँ और बेलों की सच्ची सखी साथी है वो, क्योंकि पेड़ों के अंदर टहनियाँ, नई नई टहनियाँ और बेल पत्तर चलने लगते हैं, ठीक है, पल्लवित होने लगते हैं, सभी जीवों का प्राण बन जाती है जो वर्षा ऋतु, वो सब की साधना पूरी करे। तो शायद स्पीति के नर नारी यही पूछेंगे कि यह देवता कौन है, अर्थात वर्षा ऋतु को वे एक देवता मानेंगे जो सभी प्रकार की मन की साधना को पूरी करने वाला होता है। देवता किसको कहते हैं? जो मन की साधना को पूरी करे बेटा। तो इसी प्रकार से वहाँ वर्षा ऋतु किसी देवता से कम नहीं माने जाता। कहाँ रहता है और यहाँ क्यों नहीं आता, अर्थात यहाँ के जो लोग हैं वो उसको पूछना शुरू करेंगे, उसके बारे में जानना जो शुरू कर देंगे। स्पीति में कभी कभी बारिश होती है, बताया भी है कि कभी कभी बारिश होती है। वर्षा ऋतु यहाँ मन की साध पूरी नहीं करती, धरती सूखी ठंडी और वंध्या रहती है, अर्थात वर्षा जो होती है वो कभी कभी होती है, लेकिन जो वर्षा ऋतु लंबे समय तक चलने वाली होती है वो यहाँ नहीं होती है, और वो मन की साधना को पूरी करने वाली नहीं। धरती सूखी रहती है, ठंडी भी रहती है, और वंध्या होती है बेटा, जो विधुर होती है, ठीक है, विधवा के रूप में, जो वंध्या का मतलब जो विधवा रहती है, अर्थात वीरान रहती है, ठीक है, जिसके अंदर कुछ भी पैदा नहीं होता है। स्पीति में साल में एक फसल होती है। फसल बताइए कि बेटा वहाँ एक ही होती है, और मुख्य फसल है 2 किस्म का जौ, गेहूँ, मटर और सरसों। मुख्य फसलें हैं ये, 2 किस्म का जौ होता है वहाँ पर, गेहूँ होते हैं थोड़े बहुत, मटर और सरसों। इसमें भी जौ प्रमुख है, जो ही मुख्य रूप से फसल पैदा होती है। सिंचाई का साधन पहाड़ों से आ रहे नाले हैं। सिंचाई के साधन बताए हैं कि पहाड़ों से जो नाले बहकर आते हैं वे हैं, या उन पर बनाए कुल या किनारे हैं जो बने हुए हैं। नालियाँ पहाड़ों के किनारे किनारे बहुत दूर तक जाती हैं। पहाड़ों के साथ साथ में नालियाँ बना दी जाती हैं ताकि पहाड़ों पर से पानी जो बहकर आए वो इन नालियों में आ सके, और वो छोटे छोटे जो खेत बनाए जाते हैं उनसे वो सिंचाई करते हैं उन खेतों में, और उनका जो साधन है वो केवल क्या है बेटा, नाले हैं जो बरसात के मौसम में पहाड़ों से आते हैं। वो स्पीति नदी का तट इतना चौड़ा है कि इतना पानी किसी काम में नहीं आ पाता है, तट ही उस नदी का इतना चौड़ा है
कि इसका पानी किसी काम में नहीं आ पाता है। स्पीति में ऐसी भूमि बहुत है जो खेती के लायक बनाई जा सकती है, अर्थात वहाँ ऐसी भूमि के बारे में बताया है लेखक ने कि जो बहुत ज़्यादा है, जो खेती के लायक बनाई जा सकती है। शर्त इतनी है कि इसके लिए स्पीति में जल उलीचा जाए, अर्थात जल सिंचाई का साधन अपनाया जाए। वहाँ जल जो है की सिंचाई की जाए। उलीचना का मतलब डालना, ठीक है। अगर हम उस भूमि के अंदर स्पीति के जो भूमि है जो खेती के लायक बन सकती है, उसमें कमी है बेटा पानी की, तो वहाँ पानी डाला जाए, पानी की व्यवस्था की जाए, या फिर पानी का कोई और स्रोत पर पहुँचाया जाए, कोई साधन। स्पीति में कोई फल नहीं होता है, स्पीति में कोई फल नहीं होता है। मटर और सरसों को छोड़कर कोई सब्जी भी नहीं होती है, अर्थात न कोई सब्जी होती है, केवल मटर और सरसों ही वहाँ सब्जी के रूप में पाई जाती है। शायद ऊंचाई, वायुमंडल के दबाव में कमी, ठंड की अधिकता, वर्षा की कमी वगैरह के कारण यहाँ पेड़ नहीं होते हैं, यहाँ पेड़ भी नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। छोटी मोटी झाड़ियाँ मिलती हैं वहाँ पर, इसीलिए स्पीति विशेषकर नंगी और वीरान है। इसी कारण से वहाँ हरियाली नहीं है, पेड़ पौधे नहीं हैं, सुनसान है। तो ये बताया है कि किस प्रकार से कि स्पीति के अंदर जो है बेटा क्या है कि एक प्रकार की जो फसल होती है वो मुख्य रूप से जो है, फसलें तो थोड़ी बहुत और भी है दिखाई गई है कि गेहूं, मटर और सरसों की, ठीक है। मटर और सरसों जो है सब्जी के रूप में प्रयुक्त होती है वहाँ, और कोई वहाँ सब्जी पैदा ही नहीं होती है, ठीक है। और सिंचाई का साधन बताया बेटा, जो पहाड़ों के साथ में नाले आते हैं उनको बताया गया है जो, और ये भी दर्शाया है कि वहाँ खेती बहुत ज़्यादा है, खेती के लायक भूमि बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसमें आवश्यकता है कि जल उलीचा जाए, जल डाला जाए, या पानी का कोई और स्रोत वहाँ पहुँचाया जाए, नहीं कोई फल होता है वहाँ पर। तो इसी प्रकार से जो कारण बताया है लेखक ने वो ये दिखाया है कि शायद वहाँ ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, वायुमंडल के दबाव में कमी हो रही है वहाँ, ठीक है, और ठंड की अधिकता रहती है और वर्षा की कमी। इसी कारण से वहाँ पर न तो पेड़ पौधे होते हैं, न ही हरियाली होती है, और यहाँ की धरती विशेषकर नंगी और वीरान है। वर्षा यहाँ एक घटना है, वर्षा होना यहाँ एक घटना माना जाता है, एक सुखद संयोग है, एक अच्छे रूप में संयोग है। भाग्यवश हम काजा के डाक बंगले में सो रहे थे तो लगा कि कोई खिड़की खड़का रहा है, अर्थात लेखक ने अपनी यात्रा वृत्तांत के दौरान, क्योंकि ये जो पाठ है बेटा यात्रा वृत्तांत का ही एक हिस्सा है, तो यात्रा वृत्तांत के आधार पर जब वे वहाँ स्पीति में शहर के लिए गए, स्पीति में जब वे अपनी यात्रा के दौरान गए, तब काजा के डाक बंगले में सो रहे थे तो लगा कि कोई खिड़की खड़का रहा है। आधी रात का भी पिछला पहर है, आधी रात के बाद में इस समय कौन है, उसे लग रहा है कि खिड़की से कौन ताक झाँक कर रहा है या खिड़की से कौन खड़खड़ा रहा है। लैंप की लो तेज की हमने, लैंप की जो लो मंदी कर दी थी सोते समय वो हमने तेज की। खिड़की का एक पल्ला खोला, खिड़की को एक पल्ला खोलना, खिड़की को आधा हिस्सा खोलना, तो तेज हवा का झोंका मुंह और हाथ को जैसे छीलने लगा। तेज हवा, ठंडी हवा जो आ रही थी उससे मुंह और हाथ लेकर के ऐसा लगा जैसे छिल रहे हों। मैंने पल्ला भिड़ा दिया, अर्थात बंद कर दी, उस खिड़की को बंद कर दिया। उसकी आड़ से देखने लगा, उसकी आड़ का मतलब है उसके पीछे से मैं उसको देखने लगा। बाहर से देखा कि बारिश हो रही थी, अर्थात बारिश हो रही है ऐसा लगा उसे। मैं उसे देख नहीं रहा था, सुन रहा था केवल, क्योंकि देख पा नहीं रहा था। देखने से तो ये है बेटा कि अगर वो खिड़की खोल के देखता तो इतनी ठंडी हवा का झोंका लग रहा था कि उसके मुंह और हाथ जैसे छिलने लगे हों, ठीक है। एक विशेष प्रकार से जैसे चुभन होती है बेटा, क्योंकि वहाँ पर कोई भी हिस्सा बाहर निकलता है, बाहर होता है तो बेटा उसमें एक प्रकार से चुभन होने लगती है ठंड के कारण। इतनी सर्दी है क्योंकि ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, वायुमंडल का दबाव में भी वहाँ कमी है, ठीक है। इसी कारण से तो मैं उसे केवल देख रहा था,
देख नहीं रहा था, सुन रहा था। अंधेरा, ठंड और हवा का झोंका, तीनों ही चीजें आ रही थी, दिखाई दे रही थी उसे। अंधेरा भी था बाहर, ठंड भी थी और हवा का झोंका भी आ रहा था। जैसे बर्फ का अंश लिए तुषार जैसी बूंदें पड़ रही थी। ठीक है, बर्फ का कोई छोटा सा टुकड़ा, बर्फ का छोटा सा टुकड़ा। अंधेरा, ठंड और हवा का झोंका आ रहा था। खिड़की खोलने से बाहर अंधेरा था, ठंडी हवा चल रही थी और वो ठंडी हवा उसके हाथ और मुंह को छीलने लगी थी। जैसे बर्फ का अंश लिए तुषार, तुषार भी बर्फ ही होती है, कि जैसी बूंदें पड़ रही हों। ठीक है, छोटी टुकड़े जो होता है बर्फ का छोटा टुकड़ा, जैसे बर्फ के समान बूंदें पड़ रही थी। जैसे नगाड़े पर थाप पड़ रही थी। नगाड़ा होता है एक वाद्य यंत्र जिनके ऊपर मान लो कि थाप पड़ रही हो। डुंग छेन को हवा बजा रही थी। डुंग छेन होता है बेटा एक प्रकार का वाद्य यंत्र। ठीक है, तो उसको जैसे हवा बजा रही हो, कोई थाप पड़ रही हो। महाशंख की ध्वनि घाटी में तैर रही थी। ठीक है, जिस प्रकार से शंख बजता है तेज आवाज में, तेज ध्वनि में, बहुत बड़ा शंख, उसकी आवाज घाटी में घूम रही हो, तैर रही थी। स्पीति की घाटी में वर्षा हो रही थी। स्पीति की घाटी में आज बारिश हो रही थी। कमरे में ठंड बढ़ रही थी। जिस कमरे में हम ठहरे हुए थे वहाँ ठंड तेज हो गई थी। मैं बिस्तर में पड़ा पड़ा मालूम नहीं कब सो गया, अर्थात बिस्तर में जाते ही मुझे नींद आ गई और मुझे पता नहीं कब मैं सो गया। तो इस प्रकार से बताया कि जिस दिन वो वहाँ ठहरे हुए थे काजिया के डाक बंगले में, उस दिन वहाँ पर वर्षा हो रही थी। और वर्षा होना पीछे हमने चैप्टर में पढ़ा, यहाँ एक संयोग माना जाता है, सुखद संयोग माना जाता है, घटना माना जाता है। क्योंकि वो इस वर्षा को, वर्षा ऋतु को ही एक प्रकार से अर्थात वर्षा को ही वो एक देवता के रूप में पूजते हैं। वे मानते हैं कि ये कोई न कोई देवता है और ये जो है कहाँ रहता है, यह क्यों नहीं आता हमारे यहाँ, क्योंकि कभी कभार वहाँ वर्षा होती है। इस कारण से वो वर्षा के बारे में कम ही जानते हैं। सुबह उठा, जब वह सुबह उठा बिस्तर से तो चाय पीते पीते सुना कि स्पीति के लोग कह रहे हैं, स्पीति के लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि हमारी यात्रा शुभ है। अर्थात शुभ किस लिए है बेटा, और स्पीति में बहुत दिनों बाद बारिश हुई है कि हमारी यात्रा शुभ है। अर्थात हमारे वहाँ जाने से ही उन लोगों की जो धारणा बनी कि हम वहाँ पहुँचे, इसी कारण से आज यहाँ वर्षा हुई है और यह हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। इसलिए वो उसकी यात्रा को, लेखक की यात्रा को क्या मानते हैं, शुभ मानते हैं। शुभ कहते हैं कि बहुत दिनों बाद वर्षा हुई है, अर्थात वहाँ पर किसी के जाने के बाद अगर वहाँ वर्षा हो गई हो तो उसको शुभ माना गया। इसी प्रकार से लेखक भी वहाँ जब उस दिन सो रहा था, जा गया था, तो उस दिन ही वर्षा हुई तो उसको शुभ माना है। इसीलिए लेखक ने इस यात्रा वृत्तांत में ये दर्शाया है कि ये लोग कितनी कठिनाइयों से अपना जीवन जीते हैं, जो किसी के बारे में भी कुछ नहीं जानते हैं। क्योंकि इनके लिए तो एक जीना भी और मरना भी एक प्रकार से प्रकृति से दूर मानते हैं ये लोग, क्योंकि ये अलंग क्षेत्र है, अलंग इसकी सीमा है, अलंग भूगोल है इसका। किसी का भी यहाँ आना जाना प्राचीन काल से ही नहीं होता है, इसी कारण से इसका कोई इतिहास भी नहीं मिलता है। तो स्पीति जो है बेटा लाहौल जिले की एक तहसील है, लाहौल स्पीति की ही, और इसके अंदर ये दर्शाया है कि जो इसका नाम दिया गया है लेखक ने, वो दिखाया है स्पीति में बारिश, अर्थात यहाँ बारिश होना एक प्रकार से बहुत बड़ा सौभाग्य माना जाता है। और ये पर्वतीय स्थल जो है, इसका पर्वतीय स्थल है बेटा, और स्थलों से पर्वतीय स्थल तो हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, लेकिन पर्वतीय और स्थलों से ये है बिल्कुल भिन्न है। क्योंकि समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है बेटा वो 14,000 फीट से के लगभग है। स्पीति की पहाड़ियों की ऊंचाई जो है
वो 21,000 फीट से भी अधिक है। और जो पर्वतीय स्थल है उनकी ऊंचाई बताई है 14,000 फीट, और यहाँ ऊंचाई इसकी 21,000 फीट है। यहाँ के जो आमतौर पे हम देखते हैं पहाड़ों पे हरी भरी भूमि पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा सघन वन मिलते हैं। जैसे हम हिमाचल की ओर जाते हैं, जम्मू कश्मीर की ओर, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा वृक्ष हमें दिखाई देते हैं। लेकिन स्पीति के अंदर जो है वो पहाड़ नंगे भी हैं और वीरान भी हैं, कहीं वृक्ष नजर नहीं आते हैं। यहाँ की जनसंख्या भी बहुत कम है। अन्य पर्वतीय स्थलों के समान यहाँ स्केटिंग, आइसक्रीम, छोले भटूरे जैसे जो किसी प्रकार का भी कार्यक्रम होता है वो यहाँ नहीं मिलता बेटा। तो स्पीति जो बारिश, स्पीति में बारिश जो चैप्टर है वो लेखक का एक यात्रा वृत्तांत है। इसके अंदर उसने ये दिखा दिया है कि किस प्रकार से मैंने जो काफ़ी समय पहले वहाँ यात्रा की थी, तो उस समय लोगों का जनजीवन ऐसा था। लेकिन मुझे आज भी लगता है कि थोड़ा बहुत वहाँ सुधार तो हो गया होगा, लेकिन आज भी उतना सुधार नहीं हो रहा है, क्योंकि लोग जो हैं उस के इतिहास को आज तक भी नहीं सही रूप में जान पाए हैं। तो इस प्रकार से ये बेटा चैप्टर आपका पूरा होता है। इसके आधार पे आप रफ कॉपी में इसके कुछ प्रश्न नोट करेंगे बेटा। प्रश्न नंबर पहला है वो क्या कहा है कि प्रश्न नंबर पहले में कि वर्षा ऋतु के बारे में, वर्षा ऋतु के बारे में यहाँ के लोग क्या पूछेंगे। वर्षा ऋतु के बारे में यहाँ के लोग क्या पूछेंगे। अगला प्रश्न है मुख्य फसलें यहाँ की क्या क्या हैं। मुख्य फसलें क्या क्या हैं। अगला प्रश्न है सिंचाई का साधन क्या है। स्पीति में सिंचाई के साधन क्या हैं। अगला है कि खेती लायक भूमि होने के बाद भी यहाँ खेती क्यों नहीं होती है। खेती के लायक भूमि होने पर भी यहाँ कोई खेती नहीं की जाती है। अगला है कि कौन कौन सी सब्जी यहाँ पाई जाती है। स्पीति में कौन कौन सी सब्जी पाई जाती है। अगला है कि वर्षा होना यहाँ क्या माना जाता है। वर्षा होना यहाँ क्या माना जाता है। अगला प्रश्न है कि लेखक की यात्रा को लोगों ने क्या माना है, या लेखक की यात्रा को लोगों ने क्या कहा है। ठीक है, तो ये प्रश्न बेटा आपको रफ कॉपी में नोट करने हैं। ठीक है, ओके बेटा।